So class 11, let's begin with alkali and alkaline earth metals physical properties. So put down the heading physical properties. तो एक तरफ डालिएगा हेडिंग alkali metals, दूसरी तरफ डालिए हेडिंग alkaline earth metals, और यहां प्रॉपर्टी लिखिए दैट वी आर अबाउट टू डिस्कस एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं, हमें पता है कोई भी जब भी हम किसी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो सबसे पहले हमें कौन से मेटल्स देखने को मिलते हैं? दे आर एल्कली मेटल्स. तो एल्कली मेटल्स एक्चुअली स्टार्टिंग में होते हैं और इनके सबसे बड़े साइजेस होते हैं, बिकॉज जो स्टार्टिंग में यहाँ पर होते हैं और फिर ये इस तरह से हम जानते हैं, यानी एक पीरियड के अक्रॉस जब जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या हो रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई ये डिक्रीज होते जा रहे हैं. इसका मतलब ये सबसे पहले कौन बैठे हुए हैं? एल्कली मेटल्स. तो एल्कली मेटल्स का साइज सबसे बड़ा है. तो यहाँ पे जरा लिखिए इसमें they have the largest atomic radii in their respective periods. और इसके रीजंस क्या थे डियर, ऐसा क्यों होता है? तो हमने इसका इफेक्ट क्या पढ़ा था? डू यू रिमेम्बर स्क्रीनिंग इफेक्ट? एक स्क्रीनिंग इफेक्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था. स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि हम लोग नीचे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो होता क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है इन एल्कली मेटल्स के अंदर, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन मिलता है. किससे? इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के. तो ये इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्शन ऑफर करते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जब इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा रिपल्शन मिलता है किससे? इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन से, तो इसकी वजह से यहाँ पे शेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है. तो यानी यहाँ रीजंस ये रहते हैं, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट. बेटा अगर इसका बहुत डिटेल जानना है तो हमने ये पीरियोडिक टेबल में कवर कर रखा है, आप उधर देखकर बहुत अच्छी तरह से और डिटेल में जान सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बेटर है. ठीक है. अब दूसरी बात ये, डाउन द ग्रुप क्या होता है? तो ये नोट करके हमें पॉइंट लिखना है. डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एल्कली मेटल्स increases. Same goes with ionic radii. तो कुछ अलग मैं बात नहीं लिखूंगी, सारी चीजें यही है. अगर कोई कैटायन की बात करें यहाँ पर, कौन सा कैटायन सबसे बड़ा है, तब भी हम ये लिखेंगे एल्कली मेटल कैटायन में लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई पाया जाता है. रीजन यही रहेगा. और दूसरा पूछे डाउन द ग्रुप कैटायन कौन सा सबसे बड़ा होता है, तो डाउन द ग्रुप सबसे नीचे वाला कैटायन सबसे बड़ा होगा, यानी सेम गोज विद आयनिक रेडियाई. बताइए क्या ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए?
फाइन, तो अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में लिखिए एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में. They have fairly large atomic radii, but smaller than एल्कली मेटल. हम सबको ये पता है कि एल्कली मेटल ग्रुप 1 है और एल्कलाइन मेटल ग्रुप 2 है. तो ऐसे चलते हुए पीरियड के अक्रॉस हम बात करते हैं और हमें पता है साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या है, एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई वाले साइजेस जो डिक्रीज हो जाते हैं. तो हमने यही बात करी है. वैसे तो इनके साइजेस बड़े हैं औरों के मुकाबले, और ग्रुप्स के मुकाबले, मगर अगर ग्रुप 1 एल्कली मेटल के मुकाबले आप बात करोगे तो इनका साइज छोटा होता है. तो ये हमें पहले से ही पता है, पर एक बार हमने उसे ऐसे यहाँ पे लिख लिया है. और आयनिक रेडियाई भी बेटा एक ही चीज फॉलो करता है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा डाउन द ग्रुप बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस. कोई अगर ये पूछे आपसे why is it so कि they have smaller atomic sizes than alkali metals, एल्कली मेटल्स के इनके साइजेस क्यों छोटे होते हैं, तो इस रेड लाइन का बस मैं रीजन यहाँ पे लिख रही हूँ. दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि इनके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा होता है एल्कली मेटल से, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर चार्ज. और हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है बच्चे, यानी न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर साइज को छोटा कर लेता है एल्कली मेटल्स के मुकाबले. इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं एल्कली मेटल्स के मुकाबले इनके साइजेस छोटे हैं. बताइए ये सारे पॉइंट्स क्लियर? मे आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ. ओके फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. यहां हो गया हमारा एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी खत्म. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी. तो एक तरफ हेडिंग डालिएगा एल्कली मेटल्स, एक तरफ हेडिंग डालिएगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. हर बच्चे को पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है. वो एनर्जी जो कि एक आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट को दी जाती है ताकि उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के शेल से बाहर आसानी से निकल पाए, और उस एनर्जी को जो हम इसे देते हैं ये काम करवाने के लिए, उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. तो जो एक्चुअली बेटा हम आयनाइजेशन एनर्जी को हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी. तो जरा आज मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पढ़ाऊंगी. सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखिएगा आप लोग, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स are lowest as compared to the other metals या to the other elements of the other groups. बेटा हम जानते हैं कि एल्कली मेटल्स के साइजेस सबसे बड़े हैं, अभी हम लोग पढ़कर आए हैं. जिनके साइजेस सबसे बड़े होंगे उनका शेल, आउटर मोस्ट शेल बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली बाउंड करके नहीं रखेगा. तो जब न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके नहीं बैठा हुआ है, ऐसी सूरत में यानी आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बहुत कमजोर है, तो आप थोड़ी सी भी अगर आयनेशन एनर्जी दोगे तो इनका बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके बाहर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो यानी इसका रीजन क्या हो गया डियर, कि इनके साइजेस ही इनको इसलिए ब्लेस करते हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी से. तो ड्यू टू large sizes, the electrostatic attraction between electron and nucleus, between last electron and nucleus weakens
and so lower ionization energy is required for the removal of electron या outermost electron. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें जो आता है एल्कली मेटल्स में, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? सिर्फ लार्ज साइज ही नहीं, इसके साथ आप स्क्रीनिंग इफेक्ट का रीजन भी लिखेंगे. ड्यू टू देयर लार्ज साइजेस, और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, इन दो पॉइंट्स की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए. तो ड्यू टू देयर लार्ज साइजेस एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ऐसे लिखना इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप size, I'm sorry, ionization energy also decreases. या ionization energy decreases. दो पॉइंट्स तो बेटा आपको ये प्रिपेयर करने हैं. एक और आपको पॉइंट देती हूं एल्कली मेटल्स में ही. द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ एल्कली मेटल्स आर वेरी हाई. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? देखो, जैसे सोडियम है, एल्कली मेटल है, 11 नंबर होता है इसका एटॉमिक नंबर. हमने करा 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा. हमने फर्स्ट आयनेशन एनर्जी लगाई, आयनेशन एनर्जी 1 हमने लगाई, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन हट गया. जब ये इलेक्ट्रॉन हट गया तो अब सोडियम Na+ बन गया, और Na+ की कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p6. नाउ यू कैन सी कि 2p6 ऑर्बिटल आ गए हैं जो कि फुली फिल्ड है. p सबशेल है यहाँ पर, और ये जो p सबशेल है या फिर 2p ऑर्बिटल है, ये फुली फिल्ड है. फुली फिल्ड का मतलब p के अंदर 6 आ सकते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं. अब जब कोई इलेक्ट्रॉन मतलब अगर अब कोई सबशेल फुली फिल्ड होता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है. क्या हो जाता है डियर? वो एक्स्ट्रा स्टेबल. एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से जो बहुत स्टेबल है उसमें से आप बताओ, अगर आप इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. सो वी कैन नाउ से कि अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश करोगे किसी भी एल्कली मेटल से, तो उसके अंदर आप फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पाओगे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाओगे. इसलिए हायर आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इसलिए सो इज हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों, सबको समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम हियर? चलो, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको एल्कली मेटल के लिए तैयार करने हैं. अब नेक्स्ट करते हैं डियर एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात. तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग सब जानते हैं, alkaline earth metals have fairly low ionization enthalpies, though greater than those of the group 1 elements. तो वही वाली बात है, जैसे साइज के लिए हमने कंपेयर किया था एल्कलाइन को एल्कली से, ऐसे हम लोग यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे. तो पहले फर्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, दे हैव, वैसे तो इनकी भी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, लो आयनाइजेशन एनर्जी, दो ग्रेटर देन
दोज ऑफ एल्कली मेटल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग जिस पीरियड में लाए करते होंगे उसी एल्कली मेटल्स के मुकाबले इनकी आयनेशन एनर्जी बड़ी है, ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हमें पता है डियर? This is due to smaller size and high nuclear charge या higher nuclear charge जो इनके अंदर पाया जाता है than those of alkali metals. Okay dear, the second point, the second question that could be asked here, ionization energy, ऐसे बोला जाएगा बल्कि the second ionization energies of group 1 elements are higher than those of ग्रुप 2 एलिमेंट्स, यानी एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली, सेकंड, इनसे ज्यादा आती है देन दोज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा आती है। तो आज हमें पढ़ना है ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए बेटा मैं एग्जांपल दूंगी, उससे बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। पहले जरा मैं एक आपको डेटा दे दूं। जैसे हम लोग दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, सोडियम, और उसी की लाइन में आगे आता है मैग्नीशियम। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, सोडियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट और ये है हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट मैग्नीशियम। हमने इन दोनों की पहली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनेशन एनर्जी लगी वो कंपेयर करी। तो सोडियम ने सिर्फ 496 ली और इसने 737 ली। इससे पता चलता है कि ग्रुप 2 वाला जो होता है उसकी जो है आयनेशन एनर्जी ज्यादा पाई जाती है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूवल के लिए ज्यादा है देन कंपेयर टू ग्रुप 1। और अगर हम सेकेंड करें तो यहां पर आती है 4562 और इधर आती है 1450। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप 1 आप देख पा रहे हैं उसकी आयनेशन एनर्जी फिलहाल ज्यादा है ग्रुप 2 के मुकाबले। कौन सी वाली, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी IE2। तो अब जरा ये समझते हैं ऐसा हो रहा है तो क्यों होता है, क्या रीजंस हैं। तो इसके लिए हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही रेफर करना पड़ेगा, सोडियम और मैग्नीशियम के। तो मैं आपको समझाती हूँ, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बेटा, बस यही इसका लास्ट पॉइंट है। जैसे सोडियम है, मैंने आपको बताया 11 एटॉमिक नंबर है, तो आपने Na+ बनाया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2 2s2 2p6 3s1, जो कि अब रह गई 1s2 2s2 2p6। कब रह गई ये 1, जब आपने फर्स्ट आयनेशन एनर्जी के लिए आयनेशन एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। अब क्या किया आपने, दोबारा से और डेल्टा H आयनेशन एनर्जी सप्लाई करी, क्योंकि आप चाहते हो ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी ये रिमूव हो जाए। तो रिमूव होने के लिए, कराने के लिए आपने Na2+ बनाने के लिए और एक्स्ट्रा एनर्जी दी होगी, तभी यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, इस वजह से बहुत हाई है, यानी IE2 इज ग्रेटर देन IE1। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन हट भी गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2p5। अब इसी चीज को अगर मैग्नीशियम से कंपेयर कर ले, मैग्नीशियम 12 होता है बच्चे एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन अगर हटाया है यहां से तो 3s2 यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब आप जरा कंपेयर करो 3s1 और यहाँ 3s2, ये हाफ फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। तो इसलिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम की ज्यादा है, सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम की ज्यादा है। एक तो छोटा साइज, एक इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, और साथ में ये फैक्टर भी होता है, इसलिए ये 737 आ रही है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन आपने हटाया भी तो Mg+ बना। क्या बना, Mg+। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये 3s1 तो ऐसा ही बन गया ना जैसे सोडियम था, तो यानी अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर और हटाएंगे तो उतनी एनर्जी नहीं लगने की जितनी एनर्जी हमारी यहाँ 2p6 में से एक इलेक्ट्रॉन हटाने में लग रही थी, क्योंकि ये अभी हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड तो है नहीं, मगर 2p तो फुली फिल्ड था। तो यहाँ आ गया Mg2+।
और ये आ गई 1s2 2s2 2p6। तो ये जो आयनेशन एनर्जी 2 है और ये आयनेशन एनर्जी 1 है, ये तो IE2 ज्यादा तो होगी, मगर अगर मैं इन दोनों के IE2 को कंपेयर करूं तो यहाँ क्योंकि 2p6 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और यहाँ 3s1 से, 3 वैसे भी न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, 2p न्यूक्लियस के पास रहता है। दूसरी बात 2p फुली फिल्ड है, 3s में पूरी फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिख रही है, इसलिए यहाँ पे सोडियम आयन में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल की हमने बात करी उसमें ज्यादा आयनेशन एनर्जी लग रही है मैग्नीशियम Mg+ के मुकाबले। बोलो आपको समझ में आई ये बात? यानी दैट इज आयनेशन एनर्जी 2 फॉर सोडियम आयन is greater than ionization energy 2 for magnesium ion. इसके रीजंस आप क्या लिखेंगे? Na+ has stable noble gas configuration। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, तो नियॉन जैसा हो गया, तो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Whereas in Mg2+, the second electron is to be removed from a unipositive cation which is yet to acquire, यानी अभी तक एक्वायर नहीं हुआ है, उसे करना है एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वहां स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंच चुका है, यहां अभी पहुंचेगा, तो इसलिए यहां से हटाना आसान रहा, यहां पे कम एनर्जी लगी Mg2+ के केस में। बताइए सब लोग क्लियर है इस पॉइंट को लेकर? मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाऊं, सब लोग बताइए। चलो नेक्स्ट डालो अब हेडिंग। ये तो हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। अब हम हेडिंग डालते हैं, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये वाला पॉइंट, ये आता है एग्जाम में, दिस इज इंपॉर्टेंट डियर। तो एक तरफ डालिए एल्कली मेटल्स की हेडिंग, दूसरी तरफ हेडिंग डालिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। शायद आप लोग मेरी बात मान रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कल का पॉइंट, कल के जितने हमने करे याद कर लीजिएगा, ऐसी मैं आज कहती हूं, जो मैं आज कराऊंगी वो याद कर लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है। जब भी आप किसी भी एलिमेंट को पानी के अंदर डालते हैं, तो मान लीजिए पानी के साथ उस एलिमेंट की बॉन्डिंग हो गई है, तो बीच में से एक एनर्जी बाहर निकली होगी, वो जो एनर्जी बाहर निकलती है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन शब्द से भी समझ में आ रहा होगा, पानी का मतलब आ रहा है, तो इसे कहते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। कोई भी सब्सटेंस जब पानी में डाला जाता है, अगर उसके साथ घुल गया है, मिल गया है, बॉन्ड बना चुका है, तो यानी उनके बीच में से एक एनर्जी जरूर बाहर निकली होगी। अमाउंट में जितनी ज्यादा वो एनर्जी बाहर निकलेगी, उतना ज्यादा क्लोजनेस हो गया होगा वाटर के साथ उस एलिमेंट का बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा ये एनर्जी बाहर निकलती है, उतना ज्यादा क्लोज बॉन्ड या ज्यादा सॉल्यूबल माना जाता है उस सब्सटेंस को। तो ये जो एनर्जी बाहर निकलती है, इसका नाम होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। बोलिए समझ में आ गया सबको, व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी? तो चलिए अब पढ़ते हैं बेटा इस पॉइंट को।
जैसे हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं, ली ना की रूबी से, बेटा फ्रेंशियम नहीं लिख रही, वो रेडियो एक्टिव है। तो जब ये केटायंस बनाते हैं, कौन से टाइप के बनाते हैं? Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में हमेशा याद रखना आयंस के बारे में बात होती है। होता क्या है, जैसे हम लिथियम का कोई सॉल्ट अंदर डालते हैं, जैसे हमने डाला LiCl, तो उसमें से लिथियम आयन बाहर निकलता है Li प्लस, उसकी बॉन्डिंग देखी जाती है वाटर के साथ, तब जाके ये पॉइंट राइज होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर कि इसलिए हमने यहाँ आयंस की बात की है। जनरली वाटर के साथ बॉन्ड वो ही सक्सेसफुली बना सकता है एलिमेंट जिसका साइज छोटा होगा, क्योंकि वाटर में बेटा जो ऑक्सीजन एटम होता है वही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ऑक्सीजन जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसका साइज को बहुत मैसिव नहीं है। तो बहुत बड़ा अगर एलिमेंट आप डाल दोगे और आप सोचोगे ये H2O उसके साथ बॉन्ड कर लेगा, तो आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक छोटा सा ऑक्सीजन बहुत बड़े जाइंट एटम को संभाल नहीं सकता, उसके आयन को संभाल नहीं सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी तभी ज्यादा निकलेगी अगर आयन का साइज छोटा होगा। तो जो सबसे छोटा आयन है वो तो हमें पता है Li प्लस है, स्मॉलेस्ट साइज इसी का है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि लिथियम आयन की हैज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, और इसलिए लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्ट हाइड्रेटेड। भाई यही आपको पॉइंट इसके अंदर करना है। मैं लिख देती हूं बेटा, जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही याद करना है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं जाना। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें जो आपको याद करना है, द हाइड्रेशन एंथैल्पीज of alkali metal ions decreases down the group। सोचो क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है, और मैंने अभी आपको बताया जो सबसे छोटा होगा वो बेस्ट हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकालता है, वो ही सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होता है। इस वजह से डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसके आयंस का साइज भी बढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। तो मैं रीजन यहाँ पे लिख रही हूं, ड्यू टू द इंक्रीज इन आयनिक रेडियाई, इन आयंस के रेडियाई का। तो अगर हम इसका एक ऑर्डर बनाए तो ऑर्डर क्या बनेगा? Li प्लस सबसे ज्यादा हाइड्रेट होता है, फिर Na प्लस, फिर K प्लस, फिर Rb प्लस, और फिर सीजियम आयन। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद करना है इसके अंदर, लिथियम आयन हैज द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। इसका रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ द smallest size lithium ion has maximum degree of hydration, and so lithium salts are mostly hydrated। एवरीवन क्लियर विद दिस पॉइंट? बताओ आप सबको यही क्वेश्चंस आएंगे डियर, जैसे हम लोग यहां कर रहे हैं, इतने पे कमांड कीजिए आप। इसके एग्जांपल्स दिखा देती हूं मैं आपको। जैसे Li2CO3 ये होता है एक सॉल्ट, तो इसमें ये 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से जुड़ जाता है। ऐसे मैंने आपको LiCl बताया था, ये 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ऐसे जुड़ जाता है। तो आप देख पा रहे हो लिथियम के सॉल्ट में हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है। सेम रीजंस एल्कलाइन अर्थ मेटल में भी चलते हैं, सेम रीजन, तभी तो मैं साथ साथ पढ़ा रही हूं, ताकि ऐसा ना लगे कि मतलब कि फिर दोबारा से वही कर रहे हैं। एक जैसा ही चलता है बेटा, मतलब वही वाले पॉइंट चलेंगे। तो अगर मैं इनके आयंस की बात करूं तो इन पे भी वही रीजन है। तो अब पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है इसमें, हाइड्रेशन एंथैल्पीज
of alkaline earth metals ions decreases down the group. कोई बताएगा क्यों ऐसा होता है? इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज हो रही है? कोई इसका रीजन मुझे बताएगा? क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी बाहर निकलती है? जिसका साइज सबसे छोटा हो। वेरी गुड। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। वेरी गुड, आई हैव रेड द आंसर्स दोज हु हैव सेंड। वंडरफुल डियर। तो रीजन हमारे पास यही है, दैट इज डाउन द ग्रुप due to the increase of ionic sizes in group 2 element, hydration enthalpy decreases. तो हमारा ऑर्डर क्या रहता था? Be2+, फिर Mg2+, फिर Ca2+, और फिर Sr2+. Why 2+? क्योंकि इनके ऊपर आप सबको पता है 2+ चार्ज होता है। बेरिलियम का सबसे छोटा साइज है, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी दिखाई है। सेकेंड पॉइंट बेटा जो आपको इसमें करना है, हमेशा कंपैरिजन इनका जो चलेगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स लार्जर, खुद सोचो लार्जर क्यों है, देन दोज ऑफ एल्कली मेटल आयंस। फिर सोचना मैम ने क्या रीजन बताया, मतलब ये जरूर सोचना कि मैंने आपको क्या रीजन समझाया था कि जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी बाहर निकलेगी, और इनका साइज एल्कली मेटल्स के मुकाबले छोटा होता है। दैट्स द रीजन बिहाइंड, एंड वंडरफुल दोज हु हैव गिवन द सेम रीजन। एक्सीलेंट डियर, दैट मीन्स आपका बहुत अच्छा पोटेंशियल है। कीप दिस वर्ड हाई डियर, बिकॉज आप आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं केमिस्ट्री में। तो रीजन लिख लीजिए इसमें, ड्यू टू स्मॉलर साइजेस ऑफ ग्रुप 2 elements than group 1 elements. अब मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल के थ्रू एक कंपैरिजन दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट है MgCl2, ठीक है, और जैसे कैल्शियम का सॉल्ट है CaCl2, तो ये 6 वाटर के साथ जुड़ जाते हैं। और यू बी सरप्राइज टू नो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं एल्कली मेटल में जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनके सेम सॉल्ट्स ले लूं तो ये हाइड्रेट्स बनाते ही नहीं है। यहां लिख लेना, डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट्स। Fine dear, so may I move on to the next point now? Everyone done with it? चलो, now let's go on to the next point. हाइड्रेशन एंथैल्पी तक हमने कर लिया है। अब जरा फ्लेम कलरेशन पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेम कलरेशन। लिख लीजिएगा बेटा, एक तरफ एल्कली मेटल्स तो दूसरी तरफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब फ्लेम कलरेशन क्या होता है? जो भी एल्कली मेटल्स होते हैं और उनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कलर इंपार्ट करते हैं जब भी हम उन्हें फ्लेम के अंदर सब्जेक्ट करते हैं। यानी हम अगर उनको थोड़ा सा भी गर्म करते हैं, गर्म फ्लेम कलरेशन का मतलब गर्म करना, तो उनके सॉल्ट्स कोई पर्टिकुलर कलर दिखाते हैं।
तो हमें ये पढ़ना है कि वो क्यों वो सबके सब अलग अलग कलर दिखा रहे हैं, और ये कलर आ भी रहा है किसी का तो क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जरा एक बार लिख लें बेटा, हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम। जो लिथियम है उसका क्रिम्सन कलर दिखता है, फ्लेम कलरेशन में लिख रही हूं। सोडियम का येलो दिखता है, पोटेशियम का पेल वायलेट दिखता है, कुछ लोग सिर्फ वायलेट कह देते हैं। रुबीडियम का बहुत इजी है याद करना, आर फॉर रुबीडियम, आर का रेड वायलेट दिखता है, और ये जो है सीजियम, ये ब्लू कलर का हमें दिखता है। अब जरा पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। जनरली बेटा जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे हमने इनमें यहाँ लिख दिया ना, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट, इनके जो सॉल्ट्स हैं वो कलर दे रहे हैं। तो जो एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं ना, वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, मतलब भाप बना सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप उन्हें फ्लेम कलरेशन के लिए यानी फ्लेम के अंदर सब्जेक्ट करते हो, तो उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, जैसे आपने कोई एल्कली मेटल सॉल्ट लिया, ठीक है, इसकी कैसी नेचर होती है, वोलेटाइल नेचर होती है, वोलेटाइल नेचर होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वोलेटाइल नेचर किसके अंदर बेटा, इन अ फ्लेम, इन अ फ्लेम। तो जब आप किसी एल्कली मेटल सॉल्ट को लेते हो, क्योंकि उसकी फ्लेम के अंदर एक वोलेटाइल नेचर होती है, तो उससे क्या होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं उस फ्लेम के अंदर आकर। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करते हैं। यानी अगर वो अगर वो n इक्वल्स टू 1 शेल पर है, तो वो आगे शेल्स की तरफ जाएंगे, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, इस तरह से। तो लोअर एनर्जी लेवल से लेकर लोअर एनर्जी से दे जंप टू हायर एनर्जी लेवल। ऐसे ही लिखो, याद करने में आसानी रहेगी। लैंग्वेज यू कैन फ्रेम, alkali metal salts due to their volatile nature in a flame, their electron gets excited and they jump from lower energy to higher energy level. क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या हुआ, जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, फिर थोड़ी देर, हर वक्त थोड़ी फ्लेम आएगी तो फ्लेम बंद कर दी। अब उनकी एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस था वो खत्म हो गया। तो जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, अब मैं लिख रही हूं बेटा ध्यान रखना, जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वापस आते हैं, when these excited electrons return to their ground states, they emit, तब वो निकालते हैं एक एनर्जी जो ईएम रेडिएशन के फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि कुछ विजिबल रीजन में फॉल करती है, विच फॉल्स इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन कौन सा रीजन है डेयर, वो विब्योर वाला जिसे हम देख सकते हैं, तभी तो हमें उनका कलर भी दिख रहा है। एंड देयर बाय imparting a characteristic color to the flame. बोलो समझ में आया हर बच्चे को ये वाला पॉइंट। एल्कली मेटल सॉल्ट वोलेटाइल होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स फ्लेम के अंदर आते ही एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, तो वो एक्साइटेड होकर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जंप करते हैं ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एंड व्हेन दे रिटर्न बैक टू द ग्राउंड लेवल्स, तो वो इसी एनर्जी को एक तरह से खर्च करते हैं, एमिट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ विच रेडिएशन, ईएम रेडिएशन। और ईएम रेडिएशन कहां फॉल कर रहे हैं, विजिबल रीजन वाले ईएम रेडिएशन के अंदर, इसलिए हमें इनका कलर दिखता है। इसलिए हम कहते हैं कि फ्लेम के अंदर आकर ये कलर दिखाने लग जाते हैं। बोलिए आपको रीजन पूरा समझ में आ गया एवरीवन? तो एक तो बेटा यही आता है, रीजन बताओ कि क्यों ये कलर इंपार्ट करते हैं, वो मैंने आपको लिखवा दिया है। अब एक और नोट करके पॉइंट यहां लिख लीजिएगा जो आ सकता है एग्जाम के अंदर, जो ये सीजियम एंड पोटेशियम है ना, दे आर यूजफुल एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल।
इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये एक्साइटेड, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जल्दी हो जाते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो यहां आकर हमारा ये पॉइंट एल्कली मेटल्स का खत्म होता है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फ्लेम कलरेशन के बारे में जान ले, क्या करना है हमें। तो रीजन तो यहाँ पे भी वही रहेगा, कोई मैं नई बात तो बता नहीं दूंगी। तो बस आप इनके कलर्स लिख लीजिए। कैल्शियम का ब्रिक रेड है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड होता है, बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है, और रेडियम का क्रिम्सन होता है। वही वाली रीजन यहां रहेगा कि अगर किसी एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट को या उसके कंपाउंड को आप फ्लेम के अंदर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ जाते हैं, और जब ये ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो एब्जॉर्ब एनर्जी को एमिट करते हैं इन द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसके बाद हमें ये कलर्स देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर आपने देखा होगा मैंने कैल्शियम से यहां स्टार्ट करी है, और एक्चुअल एलिमेंट्स इसके कौन कौन से होते हैं? बिना, मैगी, के, 12.5। तो मैंने बेरिलियम और मैग्नीशियम के कलर्स का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा बेरिलियम और मैग्नीशियम एटम्स का ये पॉइंट नोट करके लिखना, मैं यहाँ पे लिख रही हूं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एटम्स का साइज होते हैं बहुत छोटे, और इनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए होते हैं न्यूक्लियस में। तो जो एनर्जी हम फ्लेम के थ्रू इनको देते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए, उतनी एनर्जी पाकर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होते। इसकी वजह से यहां पे अगर हम बोले तो बंसन फ्लेम जो होती है वो इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाती, इसलिए दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। तो यहां लिखिएगा जरा, इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट color to the flame। रीजन क्या लिखेंगे आप इसका? ये क्वेश्चन आ सकता है। रीजन इसका लिखकर आएंगे क्योंकि इनके साइजेस बहुत छोटे हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एटम्स are smaller in size and their electrons are held strongly by the nucleus। They need large amounts of energy for excitation to higher energy levels, which is not available in Bunsen burner flame। या Bunsen flame कर लो। So they impart or they do not impart color to the flame। बोलिए, समझ में आया ये पॉइंट आप सबको? सब बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? फाइन देयर। तो ये हमारी मेजर प्रॉपर्टीज थी सारी जो हमने अभी खत्म करी है। अच्छी तरह से समझ रहे हो ना? तो तुम्हें याद करने में आसानी होगी डियर। लिखिए जरा नेक्स्ट नाउ। अब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं डियर। एक तरफ लिखिए एल्कली मेटल्स,
ये तो हम लोग लास्ट तक इस चैप्टर में लिखते चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग साथ साथ दोनों ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो नेक्स्ट अब हम इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन बेटा करने हैं, वी कांट इग्नोर देम कंप्लीटली, तो करना तो होगा। तो डेंसिटी के बारे में लिखिए, लो डेंसिटीज है इनकी। और यहां इनको लिखिए डेंसर देन एल्कली मेटल्स। कोई पूछे क्यों? क्योंकि इनकी लो डेंसिटी इसलिए है, लो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इनका भार। तो इनकी लो डेंसिटी इसलिए इनके बड़े साइज है, और इनकी क्यों है, क्योंकि ये छोटे साइज के एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। दूसरी चीज देखिए बेटा, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डेंसिटी एल्कली मेटल में इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मगर एक एक्सेप्शन है यहां पे, और वो एक्सेप्शन क्या है जरा वो पढ़ते हैं। वो है पोटेशियम और सोडियम के बीच में, वो है पोटेशियम और सोडियम के बीच में। हमें ये लगता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ राइटिंग हमारा ऐसे ही रहेगा इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन पॉइंट क्या है बेटा, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। भाई ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप हम कह रहे हैं डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फिर यानी जो इंक्रीज हो रही है, पोटेशियम को ज्यादा मतलब होना चाहिए था डेंसर देन सोडियम। हो क्या रहा है, पोटेशियम इज, तो नोट करके पॉइंट लिखो, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। रीजन क्या होता है इसका? रीजन ये होता है बेटा, क्योंकि सोडियम से पोटेशियम की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें एक एबनॉर्मल इंक्रीज दिखता है सोडियम और पोटेशियम के साइजेस के बीच में। जो साइज होता है एकदम से सोडियम का, सोडियम के मुकाबले पोटेशियम का एबनॉर्मल इंक्रीज में वो साइज दिखता है। मतलब होता क्या है, जैसे सोडियम मान लीजिए इसका मेटलिक रेडियस 186 है, तो पोटेशियम का 227 होता है, एकदम से डबल हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं पोटेशियम इसलिए इज लाइटर देन सोडियम। तो यहाँ पे लिख लो, ड्यू टू an abnormal increase of या increase in atomic size of potassium। बस आपको इतना करना है इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं। डेंसिटी इज डन। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आई देयर, okay, now the appearance, next property is appearance। तो एक तरफ लिखिए एल्कली मेटल्स, दूसरी तरफ लिखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। छोटे से पॉइंट्स हैं दिया, बस हमें वो कवर करने हैं। ये सिल्वरी, वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स हैं। सिल्वरी, वाइट, सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स। उधर लिखो एल्कलाइन के अंदर
ये भी सिल्वरी वाइट है लेकिन लस्टरस है बेटा। सॉफ्ट है मगर हार्डर देन alkali metals. Clear dear? अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एल्कली मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि इनके अंदर वीक मेटालिक बॉन्डिंग पाई जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग में नहीं आती बेटा, तो इससे कहा वीक मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि इनके पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यू टू सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहां अगर हम देखें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे आर हायर देन इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें बेटा, तो दैट इज हायर देन एल्कली मेटल्स। क्यों होते हैं इनके हायर देन एल्कली मेटल्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इनका वही छोटा साइज, और कोई रीजन ही नहीं है, सब सारी बातें इस पे जाती हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज। मगर ध्यान रखना ये ट्रेंड कोई रेगुलर नहीं होता, तो हमें डिटेल में नहीं जाना, हमें बस ये पॉइंट्स याद करने। समझ में आ गई बेटा सबको? Okay, fine. Now listen to me. Class 11th, is it possible dear कि कल मैं आपकी क्लास मॉर्निंग में ले लूं 11 o'clock? Tomorrow is Saturday, but is it possible कि अगर मैं आप लोगों की क्लास ले लूं 11 o'clock? मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो स्किप नहीं करते, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो रेगुलर हैं, तो डेफिनेटली वो बताएं तो बेटर है। बिकॉज आई हर्ड बेटा कुछ स्कूलों में एग्जाम जल्दी हो रहे हैं, 15 से हो रहे हैं, तो आई जस्ट विश टू कि हम लोग कवर अप कर लें। हमारे 2 चैप्टर्स ही लेते हैं, एक तो ये वाला, एक एस ब्लॉक, और एक तो बहुत लाइट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो एक्शन वाला। वो उसमें तो बहुत जनरल चीजें हैं, तो वो इतना वैसा नहीं है, लेकिन इसमें हमें देखना है। So tomorrow your class is scheduled for or scheduled at 11 o'clock dear, morning 11 o'clock. Got it dear? Fine dear. तो आज के लिए टॉपिक इतना ही रखते हैं, प्लीज कल का टाइम याद रखना, टुमारो क्लास टाइमिंग्स at 11 o'clock. Is that clear dear? Fine dear. So this is all done for today and goodbye for now. और कल आपका टेस्ट नहीं है, फिर आपका टेस्ट संडे को होगा, और संडे को जो आपका टेस्ट है वो थर्मोडायनेमिक्स का है। तो गुड बाय फॉर नाउ डियर।